जय हिंद एवरीवन। गुड इवनिंग। Good evening, sir. और आई ज्वाइंड 2 मीटिंग्स। ऑफिस का भी मीटिंग ज्वाइन किया मैंने। हैविंग अ यहाँ प्लान पे भी है। 2 मीटिंग्स एट अ टाइम। 10:30 PM तक आपके ऑफिस में मीटिंग है। अंडरस्टूड आवाज सर। आ रहा है? जी सर, क्रिस्टल एंड क्लियर, परफेक्ट। आ गए बैचलर ऑफ द यूनिवर्स। बाल बाल कटवा के आए हो आज तो। क्या बात है, छोटे बच्चे जैसे लग रहे हो। छोटे बच्चे हो क्या? हाँ, अभी तो मैं छोटा छा मुन्ना छा बच्चा हूँ। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, परफेक्ट। स्टार्ट सकते हैं। मैडम बोल रहे हैं कि शादी हुई नहीं है, बच्चा पहले से बन गया है। अरे मैं खुद बच्चा हूँ अभी। वही वही तो बोल रहे हैं वो। शादी के हंस बाद तो तो रहे हैं, मुझे भी हंसा रहे हैं। अब क्या करूं मैं, बोलो। कितना कंट्रोल कौन हंस रहा है? मुझे आवाज नहीं आई आपके अलावा किसी और की। करूंगा। आप अकेले ही हंसते हो इस बात पर, कोई नहीं हंसता है। अच्छा, आपकी मैडम मैडम हंस हंस रही रही। सर। क्या करे सर, विडम्बना है। शादीशुदा लोगों की विडम्बना है, आप क्या समझे रजत बाबू। मेरे को ऐसा लगता है मैंने शादी करके इतना समझा नहीं समझा, 3 साल में आपने बहुत कुछ समझा दिया मेरे को। बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के। हम्म। आवाज चली गई, आवाज। हाँ ठीक है, पैसा चला गया लेकिन सर आवाज तो वॉलेट निकाल। दिखा भावना रहे हैं। भावना समझो, भावनाओं को समझो। देख लो शादी के बाद। सर आप नया वॉलेट लिए होंगे, वही दिखा रहे हो आप। अरे मैडम, कुछ बच्चे तो सर दिखाओ। नया खरीदे वॉलेट, उसको दिखा रहे हो और अंदर आपके खरीदा पैसे नहीं है, खरीदा नहीं है, मिला है। गिफ्ट में मिला होगा सर को। हम्म। मैडम ने दिया होगा। सर पता है चेन्नई में शायद बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स है। हाँ, मैंने देखी 140। लिस्ट इस बार बहुत। 2 days, that's why they are keeping it for 2 days. मैडम, इतना प्लान करके मैंने इतना बड़ा जोक बनाया ताकि आप लोग टेंशन ना लो, और फिर भी आप ऐसा टेंशन ले रहे हो, तो फिर मैं क्या ही करूं, बोलो। कहां पर मैं सर आप बातों को डाइवर्ट करूं, किधर जाऊं मैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सर क्या कोई करूं टेंशन मैं, वेंशन कहाँ नहीं है। जाऊं? शीतल मैम को ज्यादा टेंशन है उनको ही। सर क्यों जी पता जय है, सब हिंद। लोगों ने इतना बोल दिया कि ना, चेन्नई इज द टफेस्ट, चेन्नई इज द टफेस्ट, एवरीडे आई हैव हर्ड नहीं, अरे दिस। कुछ मेरे नहीं। साथ वालों को अच्छे 47 मिले हैं मार्क्स चेन्नई में। अरे कुछ मिलेगा, नहीं मुझे भी आप है। कल बोल दो सबके जयवीर सर सर। 48 मिला अहमदाबाद है। में तो 11 ही लोग हैं, तो कितने पास होंगे और अभी सेकंड शिफ्ट बोलो। ही रखा है अहमदाबाद में, केवल सुबह सेकंड आएंगे ही नहीं शिफ्ट वो रखा लोग। है। मैडम, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, चेन्नई से यहाँ पर कोई फेल नहीं हुआ। चेन्नई के कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं। और सबसे अच्छे कैंडिडेट हमारे अभी तक के सारिका मैडम है, वो अहमदाबाद से फेल होके आए, जहां से कोई फेल नहीं होता है। और उस टाइम सर अहमदाबाद में कंजूस, इतने कंजूस लोग थे, 35-35 मार्क्स मैक्सिमम है। मैं तो सोच के ही दंग रह गया। सर अभी तो 11 ही है कैंडिडेट इस साल। हाँ, बस आज तो लगता है कि आपके साथ खाना खा के बाहर निकलेंगे। दोपहर तक तो हो ही जाएगा। नहीं, सेकंड ही शिफ्ट है सर अहमदाबाद लोएस्ट में। कितने थे फिर, अगर 35 हाईएस्ट थे तो? सर हाईएस्ट नागपुर में 33 है। सिर्फ लोएस्ट पांच में छह कितना होगा, ही है 25 होगा। सर। इफ यू सी नागपुर, नो इट इज ओनली 5 or 6। ओह नहीं, माय आई गुडनेस। डिडंट सी दैट। आई एम ओनली सीइंग दैट शीतल मैडम इज डूइंग वेरी गुड वर्क। शीतल मैडम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। शीतल मैडम ने अभी 2-3 दिनों से वो बैडमिंटन सुबह खेलने जाते हैं, वो रोक लिया है। तो अब नहीं नहीं उनका नहीं अच्छा सर, जा मैं रहे हैं आप अभी भी। एक्सरसाइज तो रोकती नहीं हूँ मैं, दैट इज कंपल्सरी। अरे बाप रे। चलिए, तो आज रियाद ट्रिटी करते हैं और रियाद ट्रिटी से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज रियाद ट्रिटी का टाइम है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रजत सर पढ़ाने वाले हैं रियाद ट्रिटी। सर यस कल सर। क्या किया था हमने? कल हमने क्या किया था सर? कल हमने किया था अखिल अखिल पीएसएस। सर। सर का वाइवा राराट हुआ था सच। सर। हम्म। राराट अखिल सर सच। का वाइवा हुआ था कल। हाँ। अच्छा। किनका वाइवा हुआ था?
अखिल अखिल सर का। अखिल अखिल सर का वाइवा हुआ था एंड पेटेंट सर्च एनालिसिस रिपोर्ट, वो एक फॉर्मेट देखी थी बस सर। ये पीएसएसी क्या था सर? वही हाँ सर, सर, प्रायर आर्ट सर्च रिपोर्ट। ओके। हाँ प्रायर आर्ट सर्च एनालिसिस रिपोर्ट। वो तो आपने लिंक्डइन पे भी कुछ डाला है ना? हाँ सर, जो जो भी मैं पढ़ाता हूँ वही चीज लिंक्डइन पे आती है सर। ओके। जी सर। चलो, रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। देखिए, सबसे पहले पॉइंट तो एक ये ध्यान रखिएगा, इट इज प्रपोज्ड, नॉट एनफोर्स्ड। अभी जो हम जितने भी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दे आर प्रपोज पॉइंट, नॉट एनफोर्स्ड। ठीक है। बट इंडिया साइन कर चुका है और कंट्रीज भी साइन कर चुकी है क्या? सर एक्चुअली में ये जो है ना, रियाद में जब ये ट्रीटी हुई थी, तो ये हेग एग्रीमेंट का ही एक्सटेंशन है एक तरह का। साइन तो कर चुका है वो, बट वहां से जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आए हैं ना, वो अभी इंडिया में एनफोर्स्ड नहीं हुए हैं अभी। ओके वो जो सर। ट्रीटी से जो अलाइनमेंट आया है अभी, हालांकि वो रजत उसको सर, एक्सेप्ट कर चुका है इंडिया। वैसा ही होता है हर एक ट्रीटी में। चाहे आप बर्न कन्वेंशन ले लीजिए, चाहे आप ट्रिप्स एग्रीमेंट ले लीजिए, एग्रीमेंट पहले आते हैं, फिर एक बफर टाइम होता है कि 2 बरस 5 बरस के अंदर जो भी कंट्रीज इसे साइन कर रही है, वो उतने पीरियड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेगी, यानी अपने लॉ उसके हिसाब से अमेंड करेगी। इसी वजह से तो अब हमारा अमेंडमेंट आया ना, ये अभी जो अमेंडमेंट आया डिजाइन का नया वाला प्रपोज जो पब्लिश किया गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ टू अलाइन दिस रियाद ट्रीटी। वैसे ही होता है सर। जी, तो जैसा कि सर ने कहा, ये अभी प्रपोज्ड है, और उस ट्रीटी से जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं, नाउ दे आर गेटिंग एनफोर्स्ड इन इंडिया, बट नॉट टिल नाउ, इट इज प्रपोज इन इंडिया एज वेल। ठीक है। वैसा ही अगर कॉपीराइट का, अगर सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक बेसिक नॉलेज के लिए, कॉपीराइट में जो एक्ट है ना, जो अभी का एक्ट है, उसे पेरिस हम्म। कन्वेंशन एक्ट 1970 कहा जाएगा। उससे पहले जो एक्ट था ना, उसे स्टॉकहोम एक्ट कहते हैं, स्टॉकहोम। हम्म। स्टॉकहोम एक्ट 1948 या ऐसा कुछ था। वहां पर भी बफर टाइम दिया गया था 5 बरस का, 1970 से लेके 1975 तक, कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। तो जब भी कोई नई ट्रीटी आती है तो एक बफर टाइम दिया जाता है, जिसमें जो भी कंट्रीज उसे साइन करती है, उसे एक्चुअली कहा जाता है असेंबली। ग्रुप ऑफ कंट्रीज को कहा जाता है असेंबली। तो जो भी असेंबली उसे साइन करती है, वो असेंबली क्या करती है, इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम पीरियड मांग लेती है। तो ये भी इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम पीरियड है, कितना है वो पता नहीं है, बट टाइम पीरियड है 2 3 बरस या 5 बरस, दोनों में से एक होगा, और तब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम्म। तो अभी वो टाइम पीरियड चल रहा है। ऑलमोस्ट 10 अमेंडमेंट्स आर प्रपोज्ड। सभी लोग लिखते चलिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। 10 अमेंडमेंट्स आर प्रपोज्ड, emerged from the Riyadh Design Law Treaty। तो पहला है वर्चुअल डिजाइन्स प्रोटेक्शन।
अब इसका क्या मतलब है? सर ये जो इट इज GUI है वो सब डिजाइन के अंदर अभी डेफिनेशन चेंज होके डिजाइन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्चुअल डिजाइन है इसमें आता है GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, आइकन्स और एनी एनिमेटेड कैरेक्टर। एनी विजुअल एलिमेंट विजुअल डिजाइन एलिमेंट emerge significant aesthetic look and value। देखिए, GUI तो है बट उसमें जो डिजाइन का जो मेन फिलॉसफी है, आस्थेटिक लुक, वो होना चाहिए उसमें सबसे पहले तो, और वो एक वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा हो। And why it is implemented? Because as per the Locarno classification, class 14, 2 and 32 considers these virtual designs। अब देखिए यहां से एक डिफरेंट एस्पेक्ट को समझिए। जो डिजाइन होता है वो रजिस्टर वो होता है, बट वो डिजाइन डिजाइन एक्ट में तभी कंप्लीट माना जाता है जब वो डिजाइन एक आर्टिकल पे इंप्लीमेंट किया जा सके। इसीलिए एनी डिजाइन विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन आर्टिकल हैविंग फीचर्स ऑफ शेप कलर, है ना ऐसा, तो वो डिजाइन किसी ना किसी आर्टिकल पे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए एज पर द इंडिया डिजाइन एक्ट। सो बिकॉज ऑफ दिस जो आर्टिकल है उसकी डेफिनेशन भी अब यहां से चेंज होने वाली है। ये पॉइंट शायद कंफ्यूज करेगा एक बार में। ये पॉइंट किसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस कीजिएगा, जो भी अभी मैंने बोला। सर ये क्या लोकार्नो क्लासिफिकेशन 14-2 ऐसे है क्या? जी, क्लास 14। और 02 एंड 32? हाँ, ये क्लास नंबर है सर 1402 एंड 32। सॉरी, ये क्लासेस हैं। सर इसका मतलब क्या है, लोकार्नो क्लासिफिकेशन 14(2) एंड 32? ये क्लास है मैम लोकार्नो क्लासिफिकेशन की, और इंडिया में जो क्लासिफिकेशन यूज होता है फॉर डिजाइन, दैट इज लोकार्नो क्लासिफिकेशन। एंड टू अलाइन द इंडियन डिजाइन एक्ट मोर विद हेग एग्रीमेंट एंड द इंटरनेशनल लॉ ट्रीटीज, उसको यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, क्योंकि ये अभी तक डिजाइन में इंडिया में नहीं था। ये मतलब सर लोकार्नो क्लासिफिकेशन की क्लास है ये 1402? हाँ, अच्छा, ओके।
देखिए, अगर आप डिजाइन और आर्ट, देखिए जो हम एक्ट पढ़ते हैं उसकी जो सेक्शन 2 है डिजाइन का, उसमें दो डेफिनेशन आती है। वन इज आर्टिकल एंड अनदर इज डिजाइन। ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो डिजाइन अभी तक जो हमने पढ़ा है डिजाइन एक्ट में, जो डिजाइन है इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन आर्टिकल। ठीक है, तो वो आर्टिकल जो था अभी तक इंडिया में ऐसा कंसीडर होता था, जो डेफिनेशन है, इट शुड बी ऑफ टेंजिबल फॉर्म, दैट इज इट शुड बी ऑफ फिजिकल फॉर्म। है ना, आर्टिकल को अभी तक यहाँ पर एक फिजिकल फॉर्म में माना गया था। तो अगर हम डिजाइन को यहाँ पर ग्लास ग्राफिक जीयूआई आइकन एनिमेटेड बेसिकली वर्चुअल डिजाइन को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये डिजाइन आर्टिकल पे कैसे इंप्लीमेंट होगा? वो तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए आर्टिकल की डेफिनेशन को भी यहाँ पे रिफॉर्म किया जा रहा है और नॉन फिजिकल फॉर्म भी यहाँ पर अब कंसीडर की जाएंगे। मतलब बाय द वर्च्यू इन द चेंज ऑफ डिजाइन डेफिनेशन, आर्टिकल डेफिनेशन इज ऑलरेडी, इट हैज टू बी अमेंडेड। वो ऑटोमेटिकली चेंज करनी ही पड़ेगी अब। ये पॉइंट समझ में आया? सर क्या आर्टिकल, वायलेशन हो जाएगी प्रेजेंट डेफिनेशन में, सर वॉयल, अगर हम ये वर्चुअल मतलब डिजाइन को भी कंसीडर करते हैं तो? नहीं नहीं, वॉयलेट नहीं होगी सर, ये ना एक तरह से अलाइन नहीं हो पाएंगी चीजें फिर। सर ऐड हो जाएगा सर ये चीज डेफिनेशन में, हाँ, जैसे अभी तक क्या विजुअल था? विल बी एडेड इन द डेफिनेशन। हाँ, अभी तक क्या था कि फिजिकल फॉर्म में ही आर्टिकल को माना जाता था एज पर द डेफिनेशन। अब उसकी डेफिनेशन में नॉन फिजिकल फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल भी कंसीडर किया जाए। पार्शली आर्टिफिशियल तो हम करते थे ना सर? बट सर दैट नहीं, पार्शली आर्टिफिशियल है, पार्शली फिजिकल नहीं था वो। हम्म। आर्टिकल तो फिजिकल फॉर्म में होगा, दैट मीन्स दैट यू कैन टच, फील, सी, वॉच। ओके ओके। है ना, अब वर्चुअल फॉर्म में भी आर्टिकल को कंसीडर किया जाएगा। जैसे सर कि मैं आपकी ऐप है, फोन में जो ऐप है, वो ऐप जो है एक तरह से वर्चुअल आर्टिकल है। उसका जो आइकन होगा, उस आइकन का डिजाइन रजिस्ट्रेबल होगा। मुझे लगता है डिजाइन वर्चुअल हो सकता है, तो अप्लाई तो फिजिकल आर्टिकल भी होगा ना? नहीं नहीं, इसीलिए सर अगर डिजाइन वर्चुअल है तो आर्टिकल फिजिकल आर्टिकल पे कैसे इंप्लीमेंट होगा? पॉसिबल नहीं है ना। अब आप ग्राफिक यूजर इंटरफेस को प्रैक्टिकल आर्टिकल पे कैसे, फिजिकल आर्टिकल पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तो इसीलिए आर्टिकल की डेफिनेशन को भी चेंज किया गया है। हम्म। उसमें अब आर्टिकल में सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं, नॉन फिजिकल फॉर्म को भी कंसीडर किया जाए। बट सर ये पहले भी तो कहीं ना कहीं किसी इसमें कवर होता होगा, जैसे फ्लिपकार्ट का GUI कोई कॉपी नहीं कर सकता, अगर कोई कर ले तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता होगा, तो पहले किसी ना किसी कैटेगरी में कवर होता होगा ना GUI। सर वो पहले कॉपीराइट में था। हाँ वही वही। बट कॉपीराइट एक्ट का जो डिजाइन एक्ट के साथ जो अलाइनमेंट है, हम्म। दैट रेस्ट्रिक्टिव टू यू हैव अ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्योंकि वहां पे सिंपल था कि भैया 50 से ज्यादा कॉपी आपने बनाई, आपका कॉपीराइट चला जाए। तो अगर कोई आपने डिजाइन कॉपीराइट में रजिस्टर किया है ना, आप उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं कर पाओगे। क्योंकि ओके। इसीलिए अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क है, आपने सिंपल उसको कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवा लिया, तो वो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। अगर उसमें आपको इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी जोड़नी है तो आपको उसे डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा। डिफरेंस समझ पाए सर पुष्पेंद्र सर?
तो फिर अभी जो डेफिनेशन देते हैं कि 50 बार मैं किसी डिजाइन को किसी आर्टिकल पे उतार दूं तो वो डिजाइन के कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो नहीं डेफिनेशन भी नहीं चेंज नहीं हो नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाया और आपने 50 आर्टिकल्स बनाया तो ऐसा नहीं है कि वो डिजाइन एक्ट में आ जाएगा। नहीं, वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, सिंपल। और अगर आपने कोई डिजाइन को कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाया तो आप डिजाइन एक्ट में तो उसको रजिस्टर करवा ही नहीं सकते। ओके। अगर आपने कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाया और आपने 50 से ज्यादा आर्टिकल्स बनाए तो आपका कॉपीराइट सीज टू हैव इफेक्ट हो जाएगा और आपका डिजाइन पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। लेकिन सर अभी वो भी तो एक अमेंडमेंट का पार्ट है ना कुछ तो। सर उस पे भी आएंगे। अभी 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 तो थोड़ा सा स्टोरी को हिडन रहने देते हैं सर। अच्छा ठीक है। अभी आएंगे सर उस पे, अभी पूरी कहानी चेंज होने वाली है इसके बाद। फिर सर बोलेंगे सर आपने तो एकदम जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, बात बदल दी। अभी तक की समझने के लिए जो स्टोरी है वो यही है। पुष्पेंद्र सर कन्विंस? यस सर, यस सर। शीतल मैम, एनी क्वेश्चन? नो नो सर, यानी कॉपीराइट हमारा सीज टू हैव इफेक्ट हो गया अगर हमने 50 से ज्यादा कॉपीज बना दी उसकी, आर्टिकल पे एग्जैक्टली उतार सर, दिया। जी एग्जैक्टली सर। सर। जी सर। तो वो पब्लिक डोमेन में आ गया। अब मैं उसको हाँ, डिजाइन अगर प्रोटेक्ट करता हूं तो क्या वो नहीं हो सकता, नॉवेल्टी का इशू नहीं आएगा? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। कॉपीराइट में सर डिजाइन की डेफिनेशन याद कीजिए, उसमें डायरेक्ट लिखा है एनीथिंग रजिस्टर्ड अंडर आर्टिस्टिक वर्क ऑफ कॉपीराइट एक्ट कैन नॉट बी हम्म। रजिस्टर्ड अंडर डिजाइन। वो डायरेक्ट लिखा है सर वहां। क्योंकि वो प्रायर पब्लिकेशन हो जाएगा सर, हाँ, नॉवेल्टी लूज हो ही गई ना सर उसकी एक नॉवेल्टी तरह लूज से। हो जाएगा। एक जयवीर सर का सर पोस्ट है लिंक्डइन में से रिलेटेड, तो पूरा ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। हाँ, देख लेते हैं इसके बाद। वो मुझे याद नहीं है, मैं देख लेते हैं। जयवीर सर कहाँ गए? चला गया क्या? अरे यार, चले आपको गए, बागडोर संभाल दे। चले गए, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़े, या कोई क्वेश्चन फर्दर एनी? चलो अब वही पॉइंट जो महादेव सर ने अभी बोला, अब ये जो अभी हमने डिस्कशन किया, अब ये पूरा फ्लिप हो जाएगा अब यहां से। कॉपीराइट लॉ इंटरफेस विथ डिजाइन एक्ट। देखिए, इसको समझने के लिए ना पहले एक कहानी समझ, मतलब कहानी का एक पॉइंट को समझिएगा। कॉपीराइट जो राइट होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट मिलता है। मतलब आपको, आपने कोई आर्टिस्टिक वर्क या कुछ भी किया है, अगर आपने उसको कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर नहीं भी किया तो भी आपका कॉपीराइट होता है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ड्राइंग बनाई, मैंने उसको कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर नहीं किया, एंड आई एम द वन फर्स्ट पर्सन हु पब्लिश दैट ड्राइंग or any design in public domain, so I am the owner of the copyright of that particular drawing. So copyright जो होता है वो by default मिलता है, उसे हमें रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बट अगर कल को कोई इन्फ्रिंज करता है तो आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ इंजंक्शन ले सकते हो उससे। अगर आपको डैमेजेस चाहिए तो आपको कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, तो कॉपीराइट जो ऐसा एक इकलौता एक ऐसा राइट है जो बाय डिफॉल्ट मिलता है आपको। तो अब एक चीज समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, नहीं समझ में आया तो हैंड रेस करके पूछिएगा। अब जैसे जो डिजाइन है बाय डिफॉल्ट, तो वो भी एक आर्टिस्टिक वर्क है, मानते हैं इस बात को, अग्री करते हैं? तो अगर मैंने डिजाइन को रजिस्टर नहीं करवाया, ना तो डिजाइन एक्ट में ना कॉपीराइट एक्ट में,
तो कॉपीराइट का जो एक्ट है, कॉपीराइट लॉ जो है, वो तो फिर डायरेक्ट ये बोलता है ना कि मेरे को उस डिजाइन का बाय डिफॉल्ट कॉपीराइट तो मिलना चाहिए। अंडर कॉपीराइट एक्ट की मैं बात कर रहा हूं। ये बात समझ में आई? यस मेरा सर, हैंड क्यों रेज हो जाता है यस बार यस। बार? ठीक है, ठीक है। तो बट अगर वो डिजाइन मैंने 50 आर्टिकल से ज्यादा पे अप्लाई कर दिया तो मेरा कॉपीराइट भी सीज टू हैव इफेक्ट हो जाएगा। अभी तक की कहानी ये है। तो इसी चीज को, जो ये गैप क्रिएट हो रहा है कि भैया अगर मेरा डिजाइन है और मैंने उसको किसी भी एक्ट में रजिस्टर नहीं किया है, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट उसका कॉपीराइट तो होना चाहिए। बट मेरे ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है 50 आर्टिकल्स की, वो मुझे मेरे कॉपीराइट एक्ट से भी रोक रही है। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए ये जो 50 आर्टिकल वाला जो क्लॉज है, ये अब हटाया जा रहा है। सर ये 50 आर्टिकल वाला क्लॉज डिजाइन में भी है? डिजाइन भी 50 से ज्यादा नहीं नहीं मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते? नहीं नहीं नहीं, डिजाइन में तो, डिजाइन में रख दिया तो मैं मतलब ही नहीं रहा फिर उसका कुछ। हाँ वही मतलब कॉपीराइट डिजाइन में में है ना नहीं। सर, हाँ कॉपीराइट हाँ 50 प्लस हाँ नहीं हो हाँ सकते। हाँ। डिजाइन का तो मतलब ही है मैम, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी। जो क्या? डिजाइन जो है ना, एक पर्टिकुलर हम्म, डिजाइन को कॉपीराइट एक्ट और डिजाइन एक्ट में डिफरेंशिएट ही यही चीज करती है सबसे पहले। कॉपीराइट में रजिस्टर्ड डिजाइन इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी से बाहर रहता है। अगर आपको उस पर इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी चाहिए, मतलब यू वांट टू मैन्युफैक्चर दैट पर्टिकुलर आर्टिकल विद दैट डिजाइन, वो आपको डिजाइन एक्ट में ही रजिस्टर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज यूज टू से द डिजाइन एक्ट इज अ इन बिटवीन काइंड ऑफ एक्ट ऑफ पेटेंट एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट। वो एक बीच की स्टोरी है कि ओके सर। कॉपी डिजाइन एक ऐसा है जिसमें आर्टिस्टिक वर्क भी है और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी भी है। तो थोड़ा सा यहां से उठाया, थोड़ा वहां से उठाया, डिजाइन एक्ट बना दिया। ठीक है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, 50 आइटम्स रेस्ट्रिक्शन। बट एक चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोई बता सकता है कॉपीराइट का जो टर्म होता है बाय डिफॉल्ट, वो कितने टर्म के लिए कॉपीराइट मिलता सर है? डेथ होने के 60 इयर्स तक, यस आफ्टर डेथ एग्जैक्टली। ऑल्सो 60 इयर्स। हाँ, अभी शायद 90 भी हो गया, मतलब आफ्टर डेथ 90 इयर्स। बट इस डिजाइन के लिए जो बाय डिफॉल्ट आपको कॉपीराइट का जो टर्म मिलेगा, दैट विल बी ऑफ, बट टर्म विल बी 15 इयर्स ऑफ कॉपीराइट होंगे, जस्ट टू अलाइन दिस क्लॉज विद द डिजाइन एक्ट। तो अगर आपने कोई डिजाइन एक्ट और कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट उस पर आपका कॉपीराइट माना जाएगा अंडर कॉपीराइट एक्ट फॉर 15 इयर्स, और 50 आइटम्स की रेस्ट्रिक्शन हट जाएगी। मतलब आप, यू कैन रिप्रोड्यूस मोर देन 50 आइटम्स एंड स्टिल योर कॉपीराइट विल एग्जिस्ट। जी महादेव सर, दिनेश सर, पुष्पेंद्र सर, एनी क्वेश्चन? मोनिका मैम, शीतल मैम, सानी मैम, और कौन है? प्रदीप पाल सर शांत बैठे आज। अखिल सर नहीं आए? क्लियर जी सर, सर। क्लियर। ओके। दिनेश सर, एनी क्वेश्चन? नो सर।
ये तो आई थिंक सबको पता होगा, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है। सेक्शन 21 जो है अपना, एग्जीबिशन से पहले जो ग्रेस पीरियड मिलता है 6 महीने का, उसमें इसको इंडियन डिजाइन एक्ट में 6 मंथ्स का जो ग्रेस पीरियड है, इट इज नाउ 12 मंथ्स ग्रेस पीरियड। सर फॉर्म 9 हट जाएगी ना तो नहीं नहीं, फॉर्म 9 फिर भी है। मतलब इंडियन दे हैव टू फॉर्म 9 तो फाइल करना ही पड़ेगा, मतलब दैट यू हैव टू इन्फॉर्म प्रायर। ओके बट एप्लिक मतलब आपका जो डिजाइन है उसको एग्जीबिशन में पब्लिश करने के बाद अभी तक हमें 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी होती थी। नाउ वी कैन हैव अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब वी कैन फाइल एन एप्लीकेशन टिल द एंड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये फॉर्म 9 जो हम फाइल करते थे, तो वो हम पहले करते थे बिफोर द एग्जीबिशन, यस सर। है ना? और पेटेंट में हम बाद में करते हैं। हाँ, पेटेंट में कब पेटेंट में करते हैं सर, वो फॉर्म तो नहीं क्लैरिटी है। ही नहीं है। वो क्लैरिटी ही नहीं है। Okay. फॉर्म 31 का टाइम पीरियड क्या है वो पता ही नहीं है अभी तक किसी को। 12 महीने जरूर बोला है, तो वो तो सब सर प्रायर ही बता डायरेक्ट देंगे। कंट्रोलर को नहीं पूछ सकते हम, पूछ जो लो, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो? पूछो कौन कर रहा प्रैक्टिस। जय सर। वो है नहीं यहाँ पे। नहीं, आप भी तो पूछ सकते हो सर, पेटेंट एजेंट तो कोई भी पूछ सकता होगा। हाँ हाँ, और तो कोई भी पूछ लो, उसमें क्या है। ओपन डोमेन में आके तो ओपन ओपन हाउस मीटिंग जो होती है तो कोई रेस्ट्रिक्टेड थोड़ी है, पेटेंट एजेंट ही आ सकता है उसमें, कोई भी आए। अच्छा, फिर कोई भी आ सकता है। आप आ सकते हैं सर। चलिए सर, नेक्स्ट टाइम आएंगे। नेक्स्ट टाइम तो सर आप पेटेंट एजेंट बन के ही आओगे अब फिर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहले से नहीं, अरे ही इसमें बन जाए धन्यवाद क्या बस। है, सर धन्यवाद क्या है सर। ये इसका जो पॉइंट नंबर 2 जो है ना, हम्म। उसमें कुछ फर्दर तो नहीं बोला हुआ ना कि भाई कैसे क्या मोडालिटीज होंगी, मान लो क्योंकि कॉपीराइट तो जैसे आपने बोला कि आपको रजिस्टर करवाने का भी जरूरत नहीं है। हम्म। तो मान लो रजिस्टर नहीं करवाया मैंने और 50 आइटम्स बना दिए, हम्म। उसके बाद में कॉपीराइट इज लॉस्ट। बट अब अभी तक का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, उसके अकॉर्डिंग नहीं, इसमें भी मेरे को लगता है वो रेस्ट्रिक्शन हट गया, लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा, 15 साल वाला लिमिट कैसे लगाएगा उसमें वो। नहीं, उसके बाद ऐसा है कि देखिए, बाय डिफॉल्ट कॉपीराइट में क्या होता है, इफ समवन कॉपीज योर डिजाइन और इन्फ्रिंज योर राइट, हम्म। तो उस केस में आप उससे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंजंक्शन ले सकते हो। तो वो 15 साल का जो टाइम पीरियड है ना सर, हम्म। वो होगा कि आपने जब फर्स्ट पब्लिकेशन किया उस डिजाइन का कहीं पर भी, हाँ। ठीक है, तो वहां से 15 साल कंटिन्यू होंगे। और उस दौरान कोई भी पर्सन अगर आपकी विदाउट परमिशन उसको यूज करता है, या वो जो एसआईपी है, तो आप उस पर इंजंक्शन ले पाओगे, सिर्फ डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर आपको डैमेजेस चाहिए तो आपको उसको प्रायर रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर एक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर ये डिस्क्लोज कर दिया, वो हम्म। कॉपीराइट तो था, लेकिन डिजाइन से मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा, फायदा सिर्फ यही हो रहा है कि इंजंक्शन रोक दूंगा मैं। हाँ, इसीलिए कॉपीराइट जो है ना, बाय डिफॉल्ट जब आपको कॉपीराइट मिलता है उसका सिर्फ यही रीजन मेन फायदा है कि कोई यूज नहीं कर सकता। बट उसका नुकसान ये है कि अगर कोई यूज करता है और आप उस पर सूट फाइल करते हो तो आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। इंजंक्शन बेशक मिल जाए, इंजंक्शन तो मिल ही जाएगा, डैमेजेस नहीं। अगर आपको डैमेजेस चाहिए तो आपको उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ा सा कॉपीराइट में क्या बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा क्या इससे तो? नहीं, नहीं, केओस नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हर कोई जाके रोकने लग जाएगा नहीं कि नहीं अरे ये तो मेरा था, मैं तो डिजाइन तो रजिस्टर किया नहीं, लेकिन सर, यही तो चीज है। अभी क्या होगा,
इसका रीजन ये होगा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो 50 आइटम का रेस्ट्रिक्शन है ना, ये हटने के बाद जो कॉपीराइट है वो 15 साल के लिए मिल गया उसको। हाँ करेक्ट। ठीक है। अब वो ये कैसे क्लेम करेगा कि मेरा डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या था, 15 साल शुरू कहाँ से हुई? ये मेन यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉब्लम आएगी बात। वरना कॉपीराइट में क्या होता है सर, इसीलिए आप देखिएगा जनरली जो बुक्स बनाते हैं ना, जो बुक्स लिखते हैं लोग, वो हाँ एक हाँ इवेंट करते हैं हमेशा बुक लॉन्च का। करेक्ट। वो इसीलिए करते हैं, दैट वाज द डे कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ दैट बुक। और उसका एक पैम्पलेट छपवाते हैं, अखबार में निकलवाते हैं, ताकि वो एक प्रूफ बन जाए कल को। इसीलिए जितनी भी सिनेमैटोग्राफीज होती है उनकी रिलीज डेट की जाती है तय, और वो रिलीज डेट को मार्केट किया जाता है सबसे ज्यादा। तो यहां पर डिजाइन में वो प्रॉब्लम आएगी कि भैया डे फर्स्ट क्या था इसका 15 ईयर का। नहीं, और इसमें एक चीज और है कि मान लो ये जो कोई भी चीज यहाँ से कॉपीराइट से डिजाइन में कब जाएगी? अगर वो कॉपीराइट में रजिस्टर नहीं है और नहीं डिजाइन में नहीं रजिस्टर करवाओगे आप जाके उसको। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या किया, मैं तो कॉपीराइट करवाया था, ठीक है, डिस्क्लोज हाँ किया था। हाँ, अब ये 15 साल वाला पीरियड को ट्रिगर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पब्लिश करना पड़ेगा डिजाइन को आपको। नहीं, वो तो पब्लिश तो आपने कर दिया ऑलरेडी, किसी आर्टिकल में या पेपर में कहीं ना कहीं बस डाल हो दिया गया, आपने। हो गया, हो गया। क्या करना नहीं पड़ेगा? सर, उसको नहीं तो डिजाइन एक्ट में तो करना ही पड़ेगा तो ना। कब नहीं आपको 15 साल नहीं मिलेगा, कब नहीं आप? नहीं, नहीं इट नहीं सर, शुड बी, लेकिन वो इट शुड बी रजिस्ट्रेबल अंडर डिजाइन एक्ट, मतलब वो हाँ डिजाइन की हाँ, वही वही। डेफिनेशन में होना चाहिए। वो रजिस्ट्रेबल होना चाहिए बट रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा रजिस्टर क्वेश्चन किया जा सकता लेकिन हो। सर मेरा उसको सिर्फ कॉपीराइट मिलेगा उसके ऊपर। हाँ, बाय डिफॉल्ट पर कॉपीराइट रजिस्टर मिलेगा। नहीं होगा ना कॉपीराइट फिर वो। नहीं, नहीं नहीं हाँ, सर, अगर लेकिन अनरजिस्टर होता है वो होगा प्रॉब्लम कॉपीराइट। प्रॉब्लम क्या है, आपने 50 कॉपी का लिमिट तो हटा दिया। हाँ अब वो इधर रजिस्ट्रेबल है या नहीं है, लेकिन मैं तो कॉपीराइट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो कॉपीराइट कर रहा हूँ तो मेरे को लंबा ड्यूरेशन मिल रहा है। हाँ, नहीं लंबा नहीं मिल रहा है सर, बल्कि छोटा मिल रहा है। नहीं, लंबा ही मिल रहा है ना, कॉपीराइट का तो नहीं सर, ड्यूरेशन कम नहीं किया कॉपीराइट उसमें। में बोल रहे वो, डिजाइन में नहीं बोल रहे। सर कॉपीराइट में तो 60 ईयर्स आफ्टर डेथ होता है। हाँ नहीं, वो समझ गया मैं, लेकिन अब मैं कॉपीराइट करवा रहा हूँ, मैं डिजाइन वाला चीज भी कॉपीराइट में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि पहले क्यों नहीं डाल रहे थे लोग कि भैया मैं 50 कॉपी बनाऊंगा तो मेरा कॉपीराइट इसमें से खत्म हो जाएगा मेरा ये कॉपीराइट, बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को रजिस्टर करना चाहिए। हम्म अब तो मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, क्योंकि पता है मेरे को कि भैया कॉपीराइट में जैसे तैसे करके कॉपीराइट में नहीं भी रहेगा तो डिजाइन में और तो ऑटोमेटिक किया जाएगा मेरा। हम्म तो अब झगड़ा उस पे होगा कि वो ऑथर की लाइफ प्लस 50 ईयर 60 ईयर जो भी है वो लेगा या 15 ईयर्स लेगा। 15 ईयर्स। हु विल डिसाइड? डिजाइन, डिजाइन के ऊपर नहीं, एक्ट डिसाइड करेगा ना। एक्ट में ये चीज लिखी जाएगी। अब ये सर प्रपोज सर अमेंडमेंट है। पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग ने करा ही नहीं है, अगर हम लोग ने कॉपीराइट में भी नहीं रजिस्टर करा है तो क्या होगा? तो 15 ईयर्स मिलेगा। अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपको 60 आफ्टर डेथ मिलेगा। नहीं सर, अनरजिस्टर्ड कॉपीराइट होता है, उसको भी वही टाइमलाइन है, सिर्फ वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। मैम डिजाइन के लिए स्पेशल क्लॉज आया है कि इसको सिर्फ 15 साल ही दिए जाएंगे। रजिस्टर अदरवाइज, किया या नहीं किया तो भी। अगर नहीं किया तो, अच्छा एक मिनट, मैं लिख देता हूं, हाँ हाँ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है मैं समझ गया। इफ डिजाइन इज रजिस्ट्रेबल इन डिजाइन एक्ट बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर ईदर ऑफ एक्ट्स, तब, अब इस लाइन को ध्यान में रख के पढ़िएगा। मतलब जो डिजाइन की हम यहां पर बात कर रहे हैं,
वो डिजाइन एक्ट में रजिस्टर किया जा सकता हो, बट रजिस्टर्ड किया नहीं गया है, ना तो डिजाइन एक्ट में ना कॉपीराइट एक्ट में। महादेव सर, अभी कंफ्यूजन दूर हुई या अभी भी है? नहीं, अंडरस्टूड सर, आई एम जस्ट डाइजेस्टिंग। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि कोई मेरे को ये पूछेगा कि ये अमेंडमेंट जो हुआ है वो सही के लिए हुआ है कि क्या सर व्यूज है, तो आई एम जस्ट ये ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। लूप होल को खत्म करने के लिए हुआ है सर, हम्म। क्योंकि ये एक डिबेटेड पॉइंट था कि भैया अगर डिजाइन को रजिस्टर किया ही नहीं जाए तो कॉपीराइट में तो बाय डिफॉल्ट मिलता है कॉपीराइट। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो उस चीज के जो गैप था ना उसको खत्म करने के लिए किया गया। बट इसीलिए अनरजिस्टर्ड डिजाइन अंडर कॉपीराइट एक्ट का जो टर्म होगा वो 15 ईयर्स ही रहेगा। नहीं ठीक वो है, ये एक्चुअली प्रोपराइटर के लिए तो पॉजिटिव ही है इन एनी केस। हाँ, कम से कम उसका डिजाइन बाय डिफॉल्ट रजिस्टर प्रोटेक्टेड है। सर वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएंगे ना, बस, अनरजिस्टर है तो? हाँ, डैमेजेस नहीं होगा। सर अगर उसने उसको अगर डिजाइन में रजिस्टर कराना होगा तो सर इनिशियल डेट क्या, प्रायोरिटी डेट क्या लिए जाएगी फिर, कि कितने साल हो गए ऑलरेडी वो हुए? वो तो नहीं, अगर उसने मान लो पब्लिक में ले आया बिना रजिस्ट्रेशन के तो नोवेल्टी खत्म है उसकी। अगर उसको डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करना है तो नोवेल्टी का तो ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर उसने पब्लिश ही कर दिया तो वो तो डिजाइन वैसे भी नहीं खत्म, करा पाएगा। बस। तो यही तो काम है हमारा पेटेंट एजेंट का, बताना कि भैया प्रोज एंड कॉन्स क्या है हर चीज के। नहीं, लेकिन उसको अभी भी 15 साल तो मिल ही जाएगा ना, टू कॉपीराइट तो एक्सक्लूड, मिल जाएगा। टू स्टॉप। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, हाँ, बिल्कुल तो मिल दैट जाएगा। मीन्स इट इज गुड। बट 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 15 साल तक कोई और वो डिजाइन नहीं रजिस्टर कर पाएगा, ये होगा। नहीं नहीं, हो जाएगा, बट इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा महादेव सर? सर इसका नोवेल्टी सबसे बड़ा लूज हो रही तो कॉन्सिक्वेंस, कैसे करेगा? 15 साल कहाँ से चालू होगा? नहीं नहीं, क्या बोले सारिका मैम आप? नोवेल्टी लूज हुए हैं तो कैसा करेगा दूसरा और? नहीं, डिजाइन तो देखो थोड़ा बहुत चेंज करके कर सकता है वो, लेकिन इसका सबसे माइनर बड़ा, चेंजेस कहाँ? अभी माइनर चेंजेस में भी आएंगे, अभी आगे उसमें भी अमेंडमेंट आया, लेकिन इसका सबसे बड़ा कंसिक्वेंस पता है क्या होगा सर? अगर उसे ग्लोबली जाना है, हाँ, अगर उसे ग्लोबली जाना है तो डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करके ही जाना पड़ेगा। बाहर नहीं जा सकता, यस। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है। तो जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट होगा वो यही होगा कि उसे फॉरेन में रजिस्टर करना है कि नहीं करना है। तब वो डिसाइड करेगा कि भैया मुझे डिजाइन एक्ट में जाना है कि कॉपीराइट में जाना आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। है। चलिए आगे बढ़े। एनी फर्दर क्वेश्चन सारिका मैम, साक्षी मैम? इसमें सर 12 मंथ का ग्रेस पीरियड तो फिर भी रहेगा ना, लाइक इनिशियली किसी ने कर दिया। सर वो तो एग्जीबिशन से रिलेटेड है ना, ओके हाँ। वो तो, और उसमें तो आप फॉर्म 9 से पेटेंट ऑफिस को बता के जाओगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सर ये लाइन का मतलब थोड़ा सा बताओ। इफ डिजाइन इज रजिस्ट्रेबल इन डिजाइन एक्ट, रजिस्ट्रेबल है डिजाइन एक्ट में, बट नॉट रजिस्टर्ड अंदर ईदर ऑफ एक्ट, यानी कि जब रजिस्टर्ड नहीं है तब मिलेगा 15 साल का कॉपीराइट। हाँ, ओके। बाय डिफॉल्ट जो मिलता है विदाउट जी जी रजिस्टर। जी जी, अच्छा उसके लिए लिखा है, ठीक हाँ, ठीक। रजिस्ट्रेबल इन डिजाइन एक्ट सर सिंपली मतलब ये है कि इट शुड फॉलो द डेफिनेशन ऑफ डिजाइन। मतलब वो डिजाइन की डेफिनेशन में अलाइन होना चाहिए। पता चला डिजाइन ही नहीं है, अपन जबरदस्ती का बहस किए जा रहे हैं। नहीं तो मिल तो कॉपीराइट रहा है 15 सालों के लिए। हाँ हाँ, बट वो डिजाइन तो होना चाहिए ना सर। और डिजाइन कब होगा? जब डिजाइन की डेफिनेशन को फॉलो करेगा। बट अच्छा, सर इस डिजाइन लाइन का ही कॉपीराइट मिलेगा, आप ये कह रहे हो? हाँ, कॉपीराइट तो उसी पे मिलेगा सर। बट सर इस लाइन के अकॉर्डिंग मतलब ये है कि वी आर नॉट रजिस्टरिंग एनीवेयर। हाँ, तो रजिस्टर नहीं कर रहे हैं रजिस्टर नहीं कर रहे तो फिर कॉपीराइट कैसे मिल रहा है? मैम। वो इसलिए मिल रहा है, कॉपीराइट एक्ट जो होता है ना, उसके उसमें जो भी चीजें रजिस्ट्रेबल हैं कॉपीराइट एक्ट में,
उन चीजों पे विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आपको बाय डिफॉल्ट कॉपीराइट मिलता है। मान लीजिए आपने कल को आपने सोचा कि चलो यार मैं गाना गाना शुरू करती हूँ, और आपने एक कंपोजिशन तैयार करी, ठीक है, और आपने वो गाना गाया और यूट्यूब पे डाल दिया, आपने उसको कॉपीराइट में रजिस्टर नहीं किया, तब भी उस गाने के ऊपर आपका कॉपीराइट है, क्योंकि आपने उसको अपने मुख से गा के पहली बार पब्लिश किया, तो यू आर द ऑथर ऑफ दैट क्रिएटिविटी, दैट आर्टिस्टिक वर्क। बट उस कॉपीराइट में आपको कल को अगर कोई यूज करता है विदाउट योर परमिशन, दैट मीन्स ही इज इन्फ्रिंजिंग योर क्रिएटिविटी, योर सॉन्ग, तो उस केस में आप उससे इंजंक्शन तो ले लोगे बट आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। अगर आपको डैमेजेस चाहिए तो आपको पहले अपनी उस क्रिएटिविटी को रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक ऐसा राइट है जो बाय डिफॉल्ट मिलता है ऑथर को। समझ पाए सानवी मैम? हाँ यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब मुझे पर्सनली ये पसंद आया जब मैं पढ़ रहा था इसको। डिफर्ड पब्लिकेशन। डिफर्ड पब्लिकेशन का मतलब क्या है? देखिए अभी क्या होता है इंडिया में, जैसे मेरा डिजाइन रजिस्टर हो गया तो पेटेंट ऑफिस उसको बाय डिफॉल्ट तुरंत पब्लिश कर देता है पब्लिक डोमेन। तो डिफर्ड पब्लिकेशन में ऐसा होगा कि मान लो मैंने एक एप्लीकेशन डाली डिजाइन की, डिजाइन रजिस्टर हो गया, बट मैं चाहता हूं कि पेटेंट ऑफिस अभी मेरे डिजाइन को पब्लिश ना करे, कुछ टाइम के बाद करे, ठीक है। और जो गैप मैं ले रहा हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि अगर आज मेरा डिजाइन रजिस्टर हो गया तो 6 महीने बाद या 12 महीने बाद मेरा डिजाइन पब्लिश हो, तो ये जो गैप मैं बना रहा हूं इसको बोलते हैं डिफर्ड पब्लिकेशन पीरियड। तो अब यहां पर डिफर्ड पीरियड up to 30 months from date of application। तो पोस्ट ग्रांट टाइप। पोस्ट ग्रांट क्या? अच्छा पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। नहीं नहीं सॉरी, पोस्ट ग्रांट कह रहे हैं। अरे सर क्या बोलते हैं ये आगे? प्री यही जा रही ग्रांट, है। प्री ग्रांट। ग्रांट वाला नहीं है। 6 मंथ्स क्या करते हैं हम लोग? क्या पोस्ट डेट? पोस्ट डेटिंग, हाँ। पोस्ट डेटिंग टाइप्स। मैडम अच्छा 4 दिन बाद वाइवा है, ठीक है, ये मत करो, अब मेरे को अटैक आ जाएगा सर वो 6 महीने क्या करते हैं हम। यस, पोस्ट डेटिंग टाइप हो गया ना सर ये फिर? हाँ हाँ आप कवर मत करो। सर कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। मैंने मैडम वीडियो भी भेजा मैं था। आपका वाइवा लूंगा, आप कल आप वाइवा हाँ दो ठीक पहले। है सर। सर आज मैंने वीडियो भी भेज दिया था, सर ने वो लिख के भेज दिया मुझे। मेरा आज होना था बट कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, अभी क्या टाइम हो गया। घर की बहुओं को सोना भी होता है ना, कोई नहीं कर लेंगे। ठीक है सर, ले लीजिएगा। रजिस्टर, अब देखिए यहाँ पे ना दो चीजें आएंगी। अब आपने डिजाइन रजिस्टर तो कर लिया, आपने 30 मंथ्स का डिफर पीरियड प्रपोज है कि इतने मैक्सिमम आप ले सकते हो।
लेकिन वो उस पब्लिकेशन आपने बोला कि चलो मुझे आप 25 महीने का डिफर्ड पीरियड दे दो, और 20 महीने जब खत्म हुए तो एज अ प्रोपराइटर आपको लगा कि यार ये डिजाइन ना वर्दी नहीं है, इसको पब्लिश नहीं कराना चाहिए, या फिर कि मुझे ये जो डिजाइन है इसको पब्लिश नहीं करवाना है अभी, तो अगर पब्लिकेशन नहीं करवाना चाहते हैं उस केस में दो चीजें हैं। डिजाइन बनाने का फायदा ही क्या है जब अगर हमने पब्लिश ही नहीं कराया सर? सर है बेनिफिट ही उसी का तो बेनिफिट है, अब वो भी डिस्कस करते हैं। बट मान लीजिए आपने डिजाइन की एप्लीकेशन दी जी। और आपने 25 मंथ्स का डिफर्ड पीरियड मांगा, और आपका डिजाइन रजिस्टर हो गया बट पब्लिश नहीं हुआ है और 20th मंथ तक आते आते आपको लगा कि यार ये डिजाइन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा पब्लिश हो, तो उस केस में क्या होगा? डोंट वांट टू पब्लिश दैट डिजाइन। फर्स्ट, इफ रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड हो चुका है, देन प्रोप्राइटर हैज टू surrender the registration and withdraw the application। ये पॉइंट समझ में आया कि देखो अगर वो चाहता है कि मेरा डिजाइन पब्लिश ना हो और उसका डिजाइन बैकएंड में रजिस्टर्ड हो चुका है, तो उसको पहले डिजाइन रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना पड़ेगा, फिर विड्रॉ करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। इफ नॉट रजिस्टर्ड, simply withdraw the application। In both the cases, confidentiality will be maintained by patent office। But a request for deferred period need to be submit at the stage of application। एप्लीकेशन के टाइम पर ही आपको बताना पड़ेगा कि आपको डिफर्ड पीरियड चाहिए और कितना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्म आने वाला है और एक फीस आएगी। सर एमसीक्यू में आया था, इसका मतलब ये था? नहीं नहीं, वो डिफेंसिव पब्लिकेशन था। पब्लिकेशन। वो डिफेंसिव पब्लिकेशन था, दैट वाज रिलेटेड टू पेटेंट, हाँ, पेटेंट के रिलेटेड। नॉट दिस।
यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ये भी है मतलब कि ये 30 मंथ्स का डेफर पीरियड अप्लाई होगा, तो उसमें वो हो सकता है कि रजिस्टर्ड हो जाए ऑलरेडी, है ना, वो ये है ना हाँ उसका। बिल्कुल ओके। सर, बट वो पब्लिश नहीं किया जाए। अब इसका रीजन समझिए क्यों ऐसा किया जा रहा है। ऐसा होता है क्या कि जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो किसी अपने, मान लीजिए कोई उनका कोई एक नया अप्लायंस या कोई भी एक नया प्रोडक्ट है। अब होता क्या है कि उसका देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही होती है, ठीक है। अब उसका डिजाइन तो बाय डिफॉल्ट बहुत पहले से रजिस्टर हो जाता है, and the companies need some time to structure some market strategy to launch the product. अब उनको प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए भी टाइम चाहिए। तो होता क्या है कि डिजाइन ऑफिस उस डिजाइन को पहले से पब्लिश कर देता है, तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो पहले से उसको, डिजाइन का जो उसकी जो मार्केट स्ट्रेटजी है उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देती है। मतलब समहाउ सिमिलर प्रोडक्ट कह लो या कुछ ना कुछ उस मार्केट स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए वो स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर देती है। तो इस चीज से बचने के लिए ये डिफर्ड पीरियड लाया गया है, ताकि उन प्रोप्राइटर्स को हेल्प किया जा सके जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने वाले हैं, सो दैट दे हैव अ प्रॉपर टाइम टू स्ट्रक्चर दैट मार्केट स्ट्रेटेजी। इसमें लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि अगर मान लो ये 30 मंथ्स में कोइंसिडेंटली या जैसे भी करके अगर कोई सेम सिमिलर डिजाइन लेके आया और उसने अपना जो भी है सेटअप वेटअप कर लिया, बनाना शुरू कर दिया। हाँ, अगर उसने बाय डिफॉल्ट गलती से इन्फ्रिंज कर दिया। हाँ। ये बहुत सही पॉइंट है सर, ये इसमें लिखा भी है कि अगर उसने गलती से इन्फ्रिंज कर दिया और वो ये प्रूफ कर दे कि इट वाज ही वाज देयर वाज नो पॉसिबल ग्राउंड्स टू नो दैट द डिजाइन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजाइन, तो उसको कोई डैमेजेस नहीं देने पड़ेंगे, उसको सिर्फ इंजंक्शन करना है फिर। इंजंक्शन मिल जाएगा इसमें? हाँ, इंजंक्शन क्यों- मिल जाएगा बट डैमेजेस नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो तो पैसा लगा चुका है, उसको तो डोमेन में पता ही नहीं था। इसीलिए तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा जिसने इन्फ्रिंज किया है कि दैट देयर वाज नो पॉसिबल ग्राउंड टू नो दैट डिजाइन एग्जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजाइन। जो इन्फ्रिंज कर रहा है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा कोई पॉसिबल रीजन नहीं था जिससे उसको ये लगे कि भैया ये डिजाइन पहले से रजिस्टर्ड है। तो डिजाइन रजिस्ट्रेबिलिटी जो है वो भी, उसका भी क्राइटेरिया चेंज हुआ है क्या कुछ फिर? नहीं सर, अभी वो तो नहीं चेंज होगी। कि मान लो जो ये इन्फ्रिंज वाला है बंदा, इसने तो फाइल करके इसने तो रोका नहीं, इसने तो पब्लिश करवा दिया। नहीं, किसने पब्लिश करवा दिया सर? सो द सेकंड पर्सन अप्लाइड फॉर द डिजाइन रजिस्ट्रेशन लेटर। अगर मान लो वो अप्लाई करेगा लेटर हाँ। तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज पैटेंट डिजाइन ऑफिस के पास में तो ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। हाँ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अगर वो ठीक से सर्च करेगा तो। सर तो करना ही पड़ेगा, मान लो नहीं भी करेगा, मान लो नहीं किया, कल को हाँ, जिसका पेट डिजाइन है उसको तो पता चल ही जाएगा, वो तो सीधा डाल देगा केस उसके ऊपर। और नहीं तो उसके। अगर मान लो रजिस्टर्ड हो गया तो कैंसिलेशन डाल देगा, प्रायर हाँ। पब्लिश या प्रायर ऑथर, प्रायर रजिस्टर्ड डिजाइन में ना। और सर पेटेंट ऑफिस कभी जिम्मेदारी थोड़ी लेता किसी चीज की, वो तो आपको लेनी पड़ेगी ना। चलिए थोड़ा सा सर गति बढ़ाते हैं। 11:45 बज गए हैं। इसको अभी कल कंटिन्यू करें सर, आज ही खत्म करें, टाइम लगेगा अभी। कल करते हैं सर। कल करते हैं क्योंकि अभी तो आगे यस सर, पॉइंट कल है। करते हैं। सर डिजाइन में इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलते हैं ना, पायरेसी बोलते हैं।
मैम वो बोल ही देते हैं इन्फ्रिंजमेंट और पायरेसी, ओके सर। क्योंकि एक्ट में ही ये दो जगह, ये दोनों वर्ड यूज हुए, एक जगह इन्फ्रिंजमेंट, एक जगह पायरेसी। ओके ओके सर। सर शाम का टाइम थोड़ा अर्ली कर लें, 9:15 9:30। सब कर सकते हैं, बट वो सबके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी जैसे गंगा सर हम आती 9 बजे हैं। ओके सर, 9:30 कर लेते हैं फिर सर। अगर सभी लोग थम्स अप दें तो कर देते हैं। यस सर, आई एम ओके। थम्स हैंड रेस कीजिए, थम्स अप नहीं, थम्स अप चला जाता है। हैंड रेस कीजिए जो 9:30 के फेवर में है। साक्षी मैम, सर जो नहीं है वो मैं पूछ लो ना, बाकी काम वाले होंगे, कोई एक आधा अगर नहीं है तो वो बता दें। सर आप तो कीजिए पहले। सर मुझे करना ही कहाँ आता है, मैं देखता अच्छा, हूँ। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आ गया सर, आ गया। सभी के ही आ गए मैक्सिमम। प्रदीप पाल सर, प्रदीप एच सर का प्रॉब्लम आएगा, उनकी 10:30 बजे तो मीटिंग ही थी। कृतिका मैम, चलो ठीक है, कल से 9:30 करते हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी तो है। जी। प्रदीप पाल सर, आर यू कंफर्टेबल विद दिस 9:30? ओके, हम सब ठीक है सर, 9:30 करते हैं कल से। अरे सभी का आ गया। ठीक है सर। संजोग सर, संजोग सर का नहीं आया। कदम सर, 9:30। चलो कोई बात नहीं, कल से 9:30 करते हैं सर। चलो इसको अभी यही रोकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, कोई डिस्कशन हो, कुछ ऐड करना चाहे। सर ये डिफर्ड पब्लिकेशन आपने बताया कि किस केस में होता है, जब कंपनी कोई अपनी इन्वेंशन कर रही होती है और अभी वो पब्लिक में नहीं ले जाना चाहती है, उस केस में होता है सर। वो तो सिनेरियो मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसका कंसीक्वेंस कहाँ पे आ रहा है, ओके बट सर। ऐसा नहीं है कि उनको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि हम क्यों मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं। अच्छा उनको सर, बस जैसे बताना है कि जैसे भैया कोई हमने प्रायर, डिसाइड हाँ किया। सर, हम लोग ने रजिस्टर करा, एक प्रायोरिटी डेट है हमारी, फिर उसके बाद 6 महीने बाद हमने ये डिफर करने की रिक्वेस्ट डाली, तो सर बचे हुए 24 मंथ्स होगा कि सर मतलब वो उस डेट से 6 महीने के बाद से 30 मंथ्स होगा सर, डेट ऑफ मैम एप्लीकेशन अभी मतलब। के लिए इसमें हाँ। सिंपली लिखा ही यही है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही आपको बताना है। अच्छा। बाद में मांग सकते हो, ऐसा है नहीं अभी उसके अंदर प्रोविजन। ठीक है सर। अगर मान लो फाइनल अमेंडमेंट में ऐसा आ गया तो पता चलेगा, ठीक बाकी ठीक। अभी जो है वो यही है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही आपको बताना है। ओके सर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सर वाइंड अप करते हैं सेशन। ओके सर, तो मिलते हैं कल रात 9:30 बजे, ठीक है। जी थैंक शीतल यू मैम। सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड गुड नाइट सर।